Hello friends, today we are going to study one more topic that is balance of trade, balance of payment. फ्रेंड्स जो लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। और हमारे बैंकिंग में जो है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस आते हैं तो वो हमारे बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट के भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं। तो इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स क्या होती है, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं और कैसे इसको मैनेज किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। एक रिक्वेस्ट है आपसे, ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है 082794707002, इस पे आप लोग जो जुड़े नहीं हैं वो जुड़ जाइए। व्हाट्सअप और टेलीग्राम दोनों हैं इस नंबर पे, तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है। और बाकी आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड, पहले तो फ्रेंड्स इसका मतलब समझ लीजिए कि होता क्या है बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, देखिए एक कंट्री जो है सिर्फ अपने से ही नहीं चल सकती है, कुछ चीज़ें उसको इंपोर्ट भी करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें उसके पास एक्सेस जो होगी वो एक्सपोर्ट भी करनी होगी। जैसे कि क्या होता है कि हम लोग टेक्नोलॉजिकली इतने ज़्यादा एडवांस नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, बाहर से पैसा लेते हैं, सॉरी बाहर से टेक्नोलॉजी वगैरह लेते हैं। ठीक है, और हमारे पास में एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है, तो हम एग्रीकल्चर में जैसे हमारे मसाले वगैरह जो साउथ इंडिया में होते हैं ये सारे हम बाहर बेचते हैं। और जो TCS, इन्फोसिस वगैरह जो सर्विसेज देती हैं, जैसे उनको सॉफ्टवेयर वगैरह बना के देती हैं या कोई प्रोग्राम बना के देती हैं, तो उससे भी हमारी अर्निंग होती है। लेकिन क्या होता है कि जब एक साल पूरा हो जाता है कंप्लीट, एक फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, तो हमें ये भी देखना है कि हमारे को क्या फ़ायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ इस बैलेंस ऑफ ट्रेड से। ठीक है, तो वो कैसे पता लगेगा, जैसे मान लो आप एक अकाउंट खोल लें, करंट अकाउंट। ठीक है, इसमें कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, ठीक है ना, कितना आ रहा है और कितना जा रहा है, लास्ट में जो बच गया 31 मार्च को, तो वो क्या होगा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है। लेकिन जब हम बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पे चीज़ें इतनी आसान नहीं है। क्या होता है, अब हम आगे आगे पढ़ेंगे तो हमारे समझ में आएगा कि कई बार हम लोग शॉर्टफॉल कर जाते हैं, तो उस शॉर्टफॉल को कैसे पूरा किया जाता है। ठीक है, तो आगे डिस्कस करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बेसिकली रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड एसेट्स बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, टाइम पीरियड टिपिकली अ ईयर। एक साल में जो भी गुड्स और सर्विसेज और आदान प्रदान हुआ है, ट्रांजेक्शन हुई हैं, तो उस सबको हम क्या बोल देते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बोल देते हैं। ये क्या दिखाती है, कंट्री की करंट डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है, उस सब चीज़ों को बताती है। ठीक है, इस बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है दो तरह के अकाउंट्स में होती है, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन कौन सी है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज और ट्रांसफर पेमेंट्स वगैरह। ओके, कैपिटल अकाउंट में कौन सी आती है, कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल इंटरनेशनल परचेजेज एंड सेल्स ऑफ असेट्स सच एज मनी, स्टॉक्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। इट इंक्लूड्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड लोन्स। इंडिया में क्या है कि फाइनेंशियल अकाउंट जो है वो कैपिटल अकाउंट में ऐड कर दिया गया है। ठीक है, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट वुड हैपन इफ़ अ कंट्री स्पेंड्स मोर देन इट रिसीव्स फ्रॉम अब्रॉड। मतलब कि मान लीजिए आपका खर्चा ज़्यादा है और कमाई कम है, जैसे कि इंडिया में होता ही है, तो क्या करेंगे आप फिर उसको पूरा करने के लिए, आप क्या करेंगे, उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए और ज़्यादा फाइनेंसिंग करेंगे, बोरोइंग या फिर सेलिंग ऑफ असेट्स वगैरह करेंगे। ठीक है, फाइलिंग करंट अकाउंट डेफिसिट विद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, मतलब हम क्या करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स से उसको पूरा करेंगे। ठीक है, अ कंट्री सेड टू बी इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इक्विवेलेंट व्हेन द सम ऑफ इट्स करंट अकाउंट एंड इट्स नॉन रिजर्व कैपिटल अकाउंट इक्वल्स जीरो, सो द करंट अकाउंट बैलेंस इज फाइनेंस्ड इंटायरली बाय द इंटरनेशनल लैंडिंग विदाउट रिजर्व्स मूवमेंट्स। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हमें इन फाइनेंशियल रिजर्व्स को छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़े, दोनों ज़ीरो हो जाएं। ठीक है, और होना ऐसे ही चाहिए कि शुड बी ज़ीरो, तभी हम लोग प्रॉफिट में रहेंगे। अब देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे निकालते हैं, तो ये इसका फॉर्मूला है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इक्वल्स टू नेट क्रेडिट इन, मतलब किस में क्रेडिट, करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, इन सब में अगर क्रेडिट आ रहा है इन तीनों अकाउंट्स को ऐड करके, तो क्या होगा, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है पॉजिटिव में चल रहा है। और डेफिसिट और सरप्लस होगा, डिक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व्स होगा तो भी डेफिसिट में। BOP क्राइसिस कई बार डिफ़िकल्टी आ जाती है, जैसे वार वगैरह हो गया,
तब भी आ जाता है। तो उसको क्या बोल देते हैं हम, बीओपी क्राइसिस को करेंसी क्राइसिस भी बोल देते हैं, ठीक है। ये सारा इतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें मोटा मोटा ये चीज़ें पढ़नी है जो क्वेश्चंस आए हैं उसके रिगार्डिंग। बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टैटिस्टिक्स सिस्टमैटिकली समराइजेस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस ऑफ अ इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जो ट्रांजेक्शन हमने और इकोनॉमीज़ के साथ में करी है तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट बताता है, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इसको निकालने के फॉर्मूलाज वगैरह दिए हुए हैं, नेशनल इनकम वगैरह, तो ये आपका इतना सिलेबस में है नहीं, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, जो मोटा मोटा हमारे एग्ज़ाम में आएगा उससे हम रिलेटेड ही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं। बैलेंस ऑफ पेमेंट देखो टू पार्ट्स में डिवाइड है, एक करंट अकाउंट है और एक कैपिटल अकाउंट है, तो इसको हम आगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे डीपली। तो इसमें क्या है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड में क्या होता है, मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ ईच कंट्री, जैसे कि आरबीआई है इंडिया में। एज पर आईएमएफ मैनुअल BMP6 और ऑल अमाउंट्स आर एक्सप्रेस्ड इन डॉलर्स। क्रेडिट इज डिनोटेड एज इनकमिंग मनी एंड डेबिट एज आउटगोइंग मनी। कैपिटल अकाउंट क्या होता है, रेसिडेंट वर्सेस नॉन रेसिडेंट, फॉर एग्जांपल इंडिया एंड यूएस इन स्पेसिफाइड टाइम अमाउंट। यूएस फेडरल रिजर्व में अगर आउटगोइंग नेगेटिव और इंडियन आरबीआई में इनकमिंग पॉजिटिव कहलाएगी, ठीक है। करंट अकाउंट बेसिकली क्या होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड या विजिबल, आल्सो नोन एज बैलेंस ऑफ मर्चेंडाइजिंग गुड्स, records all transaction of foreign currencies. Balance of trade is always deficit in India, means import is greater than export, means insufficiencies of foreign currency through export to pay for critical imports. ये एक चार्ट है जो कि बहुत अच्छा बनाया हुआ है आपका करंट अकाउंट के लिए। विजिबल जो होता है गुड्स और सर्विसेज या डेफिसिट हमें विजिबल होता है, सॉरी सर्विसेज हमें विजिबल नहीं। इनविजिबल में क्या आता है, सर्विसेज जैसे कि सरप्लस है, इनकम है जैसे कि प्रॉफिट है, इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, डेफिसिट है, ट्रांसफर्स हैं, रेमिटेंसेस भेजते हैं हम, डोनेशंस हैं, गिफ्ट्स हैं, ये सब सरप्लस में, तो ये सब इनविजिबल होती हैं, ठीक है। अब इनविजिबल में क्या है, इनवर्ड या आउटवर्ड टूरिज्म आ रहा है, एजुकेशन के लिए आ रहे हैं या मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए आ रहे हैं। देखो जैसे पाकिस्तान वगैरह से ट्रीटमेंट कराने के लिए इंडिया में आते हैं ना कई लोग, तो हमारे को क्या हो रहा है कि उससे पैसा अर्न हो रहा है ना। कैपिटल अकाउंट में बेसिकली क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स वगैरह जो है, इंडियन करेंसी एनआरआई डिपॉजिट्स वगैरह जो आता है ना। इसीलिए हम लोग एनआरआई डिपॉजिट पे ज़्यादा फोकस करते हैं ताकि हमारा जो है कैपिटल अकाउंट का ट्रांजेक्शन बढ़े। अब कैपिटल अकाउंट की बात करेंगे। कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट होता है जैसे कि एफडीआई, एफआई, एफपीआई वगैरह। लोन में सॉवरेन गोल्ड लोन, ये सॉवरेन लोन जो होता है, और कमर्शियल हो गया। एनआरआई अकाउंट्स होते हैं, रेमिटेंसेज, डोनेशंस, गिफ्ट्स वगैरह, ये सब। बीओपी क्राइसिस 1992, एक बार हमारे पास में बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो गया था। क्या हुआ था कि गल्फ वॉर हो गई थी और ऑयल के प्राइसेस शूट आउट हो गए थे, ठीक है। तो हमें जो है हमारा को सऊदी अरेबिया वगैरह वहाँ से हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो इसलिए हमारे को बहुत ज़्यादा पैसे की दिक्कत आ गई थी। तो ये 1992 में क्राइसिस हुआ था। फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, फॉरेन करेंसी, गोल्ड, एसडीआर। एसडीआर क्या है, आईएमएफ की करेंसी है, और रिजर्व ट्रांचे। एक्सचेंज रेट ऑफ इवोल्यूशन, तो पहले फिक्स एक्सचेंज रेट होता था जो कि फैरा रेगुलेट करता था। अब क्या आ गया, अब फैमा आ गया है, ठीक है। कई बार ये भी क्वेश्चन आया कि फैरा की जगह क्या किसको रिप्लेस किया गया, तो दैट इज़ फैमा। ये रीर और नीर ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। कन्वर्टिबिलिटी ऑफ अकाउंट्स, कन्वर्टिबिलिटी बेसिकली क्या होता है कि एक करेंसी है जो कि बहुत ज़्यादा लिक्विड है, तो हम उसको एकदम से चेंज कर सकते हैं। इंडियन करेंसी इज़ फुल्ली कन्वर्टेबल इनटू अनदर फॉरेन करेंसी। जैसे इंडियन डॉलर अगर आपने डॉलर्स लेने हैं तो इंडियन करेंसी से आप डॉलर आराम से खरीद सकते हैं, तो उसको क्या बोल देते हैं, कन्वर्टिबिलिटी बोल देते हैं, ठीक है। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी क्या होती है, इंडियन रुपीज़ नॉट कन्वर्टेबल ऑन कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट पे जो है कन्वर्टेबल पार्शियली है ये, ठीक है। डिपेंड करता है, जिसकी करेंसी बहुत ज़्यादा चल रही है तो वो उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, कन्वर्टिबल होगी। जैसे कि यूएस डॉलर है, यूएस डॉलर जो है हाईली कन्वर्टिबल है क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ में ये यूज़ होता है। ईसीबी के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स ईसीबी हम थोड़ा सा बाद में डिटेल में पढ़ लेंगे। ईसीबी बेसिकली क्या होता है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तो इसकी मदद से हम उधार ले सकते हैं पैसा
दो तरह के रूट होते हैं इसमें, अप्रूवल और एक ऑटोमेटिक रूट, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। होप फ्रेंड्स ये छोटा सा टॉपिक था बैलेंस ऑफ ट्रेड और पेमेंट का, तो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय।